Hey everyone, welcome to one. I think we are live again. देखो पीसी ऑन ऑफ हो रहा है, बहुत अलग अलग इशू चल रहे हैं पर अपने को कोई रोक नहीं सकता आज रिवीजन करने से, क्योंकि आज जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं ये है मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन, देखो टेक्स्ट ट्रीटी, और एक और कौन सा है, और कौन सा है एक और सर, वो सर बेप्स है, बेप्स। सर हमको तो टॉपिक के नाम भी याद नहीं रहते सर, हम कैसे करेंगे पता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ, मैं पूरा करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो आई थिंक अब मेरा ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर है। कैसा ऑडियो वीडियो बताओ, सब लोग आ रहा है ऑडियो वीडियो प्रॉपर, आया कि नहीं बताओ। हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम मिले हैं बेप्स मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन और टेक्स्ट ट्रीटी का रिवीजन करने। हम 1 से सवा घंटे के अंदर पूरा रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, सर आप कैसे पढ़ाने वाले हैं? मैं मॉडल से पढ़ाने वाला हूँ। थर्ड, हम ट्राई करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड रखें इसको, एंड जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स वैसे ही बहुत ज़्यादा फालतू है, ठीक है। तो जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू वांट एनी अपडेट्स यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू वांट लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस, यू कैन ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड उसके अलावा इफ़ यू वांट पर्सनल गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्राइसिंग यहाँ पे दी हुई है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू हैव टू यूज माई कोड, दैट इज सी यश। व्हाट इज माई कोड? सी यश। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 10% ऑफ, ठीक है। ओके, इसके अलावा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर इन तीनों में से कौन सा टॉपिक पहले करवा रहे हैं आप? पहले मैं करवा रहा हूँ बेप्स, फिर हम जाएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटीज में, फिर हम आखिरी में करेंगे मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन, ठीक है। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? बेटा 5 से 7 मार्क का आएगा, दैट इज फॉर श्योर। इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कितना सर? 5 to 7 मार्क्स, ठीक है। ओके, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। यस यस, ICI मॉडल क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, मॉडल क्वेश्चंस भी पूरे कवर कर लेंगे आज अपन। अगले 1 मिनट के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। यस 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 यस, ये पेपर 6C में थोड़ा वेटेज रखता है, बट उसके हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं अपन, पेपर 7 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले अपन आज इसको एकदम रिवीजन के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपील रिवीजन के नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, जाके चेक कर लो। ओके ओके ओके, तो आगे सब लोग, आपके दोस्त लोग जो भी है, दोस्त भाई जितने भी है, सबको बुला बता दो कि सर का बैच चालू हो गया है, ठीक है। एंड हम करते हैं फिर स्टार्ट। ओके, तो लेट स्टार्ट। चलो, तो पहले सर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं बेप्स। सर ये बेप्स क्या है सर? हमको समझता नहीं सर, बेप्स का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले तो आप ना सर मतलब बता दो बेप्स का, कि बेप्स एक्चुअली है क्या और ये एक्शन प्लान क्या है, ठीक है। तो बेप्स है, बेप्स होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। क्या होता था ना, इंटरनेशनल मतलब जो कंपनीज रहती है, जो जिनकी अलग अलग कंट्रीज़ में वो रहती है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, वो क्या करती है कि ना वो ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स करती है जिसके कारण ना टैक्स अवॉइडेंस कर लेती है, ठीक है। सर आप लोग बोलोगे सर ये तो हमने ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ा है, बट ये ट्रांसफर प्राइसिंग से अलग चीज़ है। क्या ऐसे अलग है? क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में अपन क्या करते हैं, उसमें एसोसिएट एंटरप्राइज करती है एक दूसरे से ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब एसोसिएट एंटरप्राइज एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर होती है, दैट इज़ वो क्या में होता है, अपन ट्रांसफर प्राइसिंग में डील करते हैं उसको, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें दूसरे एंटरप्राइज जो कि एसोसिएटेड नहीं है, वो भी कैसे अपना बेस इरोड कर रही है, कैसे अपना बेस बदल के टैक्स चुरा रही है, वो उससे डील करने के लिए OECD ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। OECD ने बेप्स के कुछ एक्शन प्लान्स दिए हैं। क्या ये सर लॉ है? नहीं बेटा, ये लॉ नहीं है, ये रिकमेंडेड है कि आप लोग ऐसे ऐसे करो। बेप्स क्या बोलता है, बेप्स के एक्शन प्लान क्या बोलते हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो करो। अलग अलग एक्शन प्लान है, वो बोलता है कि आप ये चीज़ें फॉलो करो, आपको चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, ये अपने ऊपर है, ठीक है। ये ओल्ड में नहीं है, सिर्फ न्यू में है। यस, ये ओल्ड में नहीं, सिर्फ न्यू में है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं बेप्स के एक्शन प्लान। देखो 15 एक्शन प्लान है, 15 एक्शन प्लान पढ़ेंगे फटफट एकदम। 15 एक्शन प्लान का मतलब क्या क्या वो समझते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, तो एक्शन प्लान 1 क्या बोलता है? अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये जो एक्शन प्लान्स है ये रिकमेंडेड है, इट इज़ रिकमेंडेड। ये कहीं भी ऐसा लिखा नहीं कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा,
ये अलग अलग कंट्रीज ने मिलके बेप्स के एक्शन प्लान बनाई, ठीक है, कि आप ये फॉलो कर सकते हो जो नॉन टैक्सेशन हो रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या है, एक्शन प्लान 1, एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। ये क्या है सर, डिजिटल इकोनॉमी के जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए एक्शन प्लान बनाया। एक्शन प्लान 1 क्या बोलता है कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है कि अभी बिजनेस पूरा ऑनलाइन हो गया है। अभी आप पता नहीं लगा सकते कि एक कंपनी का बिजनेस वो कहाँ बैठा और कहाँ कर रहा है बिजनेस। बाहर की कंपनी बैठ के अपने इंडिया में बिजनेस कर सकती है, अपनी इंडिया की कंपनी बैठ के बाहर बिजनेस कर सकती है, और जिसकी जो इनकम जहाँ से जो कमा रहा है वो टैक्सेबल वहीं पे होना चाहिए, ये बोलता है। तो इसके लिए एक्शन प्लान बनाया। ये बोलता है कि इसमें बहुत इशू आ रहे हैं क्योंकि अभी सब ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप कुछ भी देख लो, हर चीज़, हर बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। अब कोविड के बाद से तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये बैठ के बाहर पढ़ रहा हूँ दुबई वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो इसके लिए बेप्स क्या बोलता है कि आप ना परमानेंट स्टेब्लिशमेंट डिसाइड कर लो। क्या डिसाइड कर लो, पी डिसाइड कर लो ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसका। सेकंड थिंग क्या बोलता है बेप्स, बेप्स बोलता है आप पर्टिकुलर मतलब एक टैक्स वैक्स निकाल लो कि ये इनकम टैक्स हो जाए, ठीक है। तो अब बेप्स ने ये एक्शन प्लान रिकमेंड कर दिया। तो अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया ये बताओ। इंडिया ने सर इसमें क्या किया, इंडिया ने इसको मान लिया और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लेके आया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लेके आया। सर क्या बात कर रहे हो आप, ये सही बात है? हाँ बेटा ऐसे ही होता है। बेप्स ने रिकमेंड किया था एक्शन प्लान 1 में, उसके बाद इंडिया ने उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लेके आया। देखो यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर समरी दी है मॉड्यूल में। मैं मॉड्यूल से को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसे बहुत बढ़िया समरी बना के दी है। देखो बेप्स एक्शन प्लान 1 में OECD ने रिकमेंड किया था कुछ कि वर्चुअल पी होना चाहिए सब कंट्रीज़ का, ठीक है, सब कंपनीज का वर्चुअल पी होना चाहिए और फाइनल विथहोल्डिंग टैक्स लगना चाहिए। तो इंडिया ने क्या किया इनकम टैक्स में, उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गया, इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गया उस पर, ठीक है। देखो यहाँ पे और पूरा इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में लिखा है, बस एकदम सिंपल। बेप्स के एक्शन प्लान 1 में इतना ही है और कुछ भी नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है, नीतीश पूछ रहे हैं कि ये एक बार देख ले चलेगा क्या, एकदम बेकार चैप्टर से। बेटा एक बार मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना देख लो, उतना बस पढ़ लेना, बाकी कुछ मत करो, मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ के बनाया, मतलब ये सब सोचा आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इतना गंदा चैप्टर है, इतने गंदे चैप्टर में मेरे को पढ़ाने की भी इच्छा नहीं थी ये सब, बट स्टूडेंट से इतनी डिमांड की कि मुझे करना पड़ा, ठीक है। तो अपन इसलिए आज मिले हैं, आज कर रहे हैं ये। तो बेप्स का एक्शन प्लान 1 खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्शन प्लान 2 2 क्या बोलता है देखते हैं, ठीक है। 5 में आ गए अपन। एक्शन प्लान 2 क्या बोलता है, मैं जो जो बोल रहा हूँ उतना उतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा। एक्शन प्लान 2 बोलता है कि न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स। मतलब आपको ना हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। सर हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है सर? सर हमको समझ में नहीं आ रहा ये हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट मतलब क्या होता है बेटा, एकदम ध्यान से सुनो। इसका मतलब होता है कि टू अवॉइड, ये हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट से क्या होता है पता है, इससे डबल नॉन टैक्सेशन होता है। सर हमने डबल टैक्सेशन तो पढ़ा है, ये डबल नॉन टैक्सेशन क्या होता है? यस ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी, डोंट वरी, ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी, ठीक है। तो डबल नॉन टैक्सेशन क्या होता है सर? डबल नॉन टैक्सेशन मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि एक जो इनकम होती है वो दो जगह का टैक्स हो रही है, तो ऐसा कोई रिलीफ ना मिल जाए जिससे वो दोनों ही जगह टैक्सेबल ना हो। इस कंट्री में भी रिलीफ लिया, इस कंट्री में भी रिलीफ ले लिया, ठीक है, इस कंट्री में भी रिलीफ ले लिया, इस कंट्री में भी रिलीफ ले लिया, ठीक है। तो ऐसा ना हो। पूजा बोल रहे हैं कि एक्शन प्लान 1 रिपीट करो। बेटा वीडियो में देख लेना, इतना बहुत ज़रूरी नहीं है वो, आप मतलब वीडियो में देख लेना फिर से, बहुत ईजी है। मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। तो बेप्स एक्शन प्लान 1 में क्या बोला OECD ने कि आप एक काम करो कि कुछ कुछ डिसाइड कर लो, पी डिसाइड कर लो, वर्चुअल पी, जो वर्चुअल कंपनीज है उनका पी डिसाइड कर लो, एंड को विथहोल्डिंग टैक्स लगाओ। तो इंडिया ने क्या किया उसके लिए, इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गया,
ठीक है, ये है। एक्शन प्लान 2 बोल रहा है, एक्शन प्लान 2 क्या बोल रहा है आज बताओ। एक्शन प्लान 2 बोलता है कि डबल नॉन टैक्सेशन से बचना है अपने को, डबल नॉन टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। सर डबल नॉन टैक्सेशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इनकम इस कंट्री में भी रिलीफ मिल जाए, इस कंट्री में भी रिलीफ मिल जाए, दोनों जगह टैक्स होने से बच जाए। तो अपन ने एक बात याद है कि आपको DDAA में पढ़े हैं, DDAA में अभी एक क्लॉज इंक्लूड हुआ था कि अपने को मेक श्योर करना है कि DDAA जो अपन एंटर कर रही कंट्रीज अपनी इंडिया के साथ, उससे अपने को अवॉइड करना है क्या, अपने को अवॉइड करना है ट्रीटी शॉपिंग, ठीक है, एंड अपने को क्या अवॉइड करना है, अपने को अवॉइड करना है नॉन डबल टैक्सेशन, ए डबल नॉन टैक्सेशन, सॉरी उल्टा बोल दिया। क्या अपन ने पढ़ा है ऐसा, ऐसा पढ़ा है ना अपन ने उसमें DDAA में, यस। तो OECD यही बोलता है एक्शन प्लान 2 में कि न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ नॉन डबल हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट, मतलब नॉन डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, कैसे कैसे होता है, एक्सप्लॉइट्स अ डिफरेंस इन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी और एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द लॉज ऑफ 2 और मोर टैक्स जुरिसडिक्शन टू अचीव डबल नॉन टैक्सेशन। मतलब ऐसा डिफरेंस पकड़ते हैं जिससे डबल नॉन टैक्सेशन हो जाता है, एक्सप्लॉइट करके उसको, ठीक है। इसके लिए कैसे कैसे हो सकता है ये, क्रिएशन ऑफ 2 रिडक्शंस फॉर अ सिंगल बोरोवल, मतलब एक बोरोवल के लिए 2 रिडक्शन मिल सकते हैं, ये होता है एक चीज़। दूसरा होता है जनरेशन ऑफ रिडक्शंस विदाउट करस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन, मतलब अपन ने इनकम इंक्लूड ही नहीं किया और उसका रिडक्शन दे दिया दूसरी कंट्री में, इनकम इंक्लूड ही नहीं किया और दूसरी कंट्री में रिडक्शन दे दिया, ठीक है। थर्ड होता है पार्टिसिपेशन एग्जम्पशन रिजाइम, ठीक है, एग्जम्पशन रिजाइम पार्टिसिपेशन एंड मिसयूज ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, मतलब फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो मिल रहा है उसका मिसयूज नहीं करना, ठीक है। इससे अवॉइड क्या होगा, अपना डबल नॉन टैक्सेशन अवॉइड होगा, हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स अवॉइड होंगे, ठीक है बेटा। दिस इन 3 चैप्टर का ऑलमोस्ट एवरेज आपको वेटेज आएगा 5 से 7 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया एक्शन प्लान 2, खत्म इतने एक्शन प्लान 2 में। एक्शन प्लान 3 इंडिया को एप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है, उन्होंने बोला कि स्ट्रेंथन कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स। ये क्या बोलता है, स्ट्रेंथन करना है कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स, मतलब सर ये कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी क्या होती है, अपना क्या होता है कि अगर मान लो इंडिया में कोई फॉरेन की कंपनी है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग रहता है वो फॉरेन की कंपनी होल्ड करती है। इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी है जिसका मैक्सिमम शेयर होल्डिंग फॉरेन की कंपनी होल्ड कर रही है, उस केस में क्या होगा, उस केस में सर ये होगा कि ना हमेशा इसको कंट्रोल कौन से करेगी, फॉरेन कंपनी कंट्रोल करेगी, इंडिया में इसका कोई डिसीजन मेकिंग होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमको ऐसा करना है कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम और जो पैसिव इनकम होती है, इसकी इनकम जो डिविडेंड और कैपिटल गेन की होती है, वो क्या करती है फॉरेन कंपनी, वो शिफ्ट कराती है इधर उधर, क्योंकि पूरी कंट्रोल कौन कर रही है, बाहर कंपनी कर रही है। तो इसको अपन को स्ट्रेंथन करना है उसके रूल्स, ठीक है। तो ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में अपन ऐसा कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं, अपन इंडिया में क्या मानते हैं, सब्सिडरी होल्डिंग, ठीक है। तो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, तो बैप सेक्शन प्लान 3 का अपने को कोई काम नहीं है, अपने एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट एक्शन प्लान 3 खत्म हो गया। एक्शन प्लान 4, अब देखो यहाँ पे अपन सीधे उससे पढ़ते हैं, ये चीज़ समरी में दिया है आपने, बहुत प्यारा। ये समरी पूरे मॉडल ने बना के दी है, स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने बना के दिया पूरा, ठीक है। तो बैप सेक्शन प्लान 4 ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट रिडक्शन एंड अदर फाइनेंशियल पेमेंट्स। बेसिकली क्या बोलता है कि बैप्स ने क्या बोला, बैप्स ने अपने एक्शन प्लान में क्या बोला कि कोई भी कंपनी कोई भी 2 कंट्री के बीच में जो कंपनी है अलग अलग कंट्रीज की, वो इतना डेट ना दे जिससे एक्सेस इंटरेस्ट का रिडक्शन ना ले। मतलब क्या करें, जैसे एक कंट्री है जो हायर टैक्स जुरिसडिक्शन में है और एक कंट्री है जो लोअर टैक्स जुरिसडिक्शन में है, तो ये क्या कंट्री क्या करेगी, ये कंपनी इससे लोन ले लेगी, ये कंपनी इससे लोन ले लेगी और यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा दिखाएगी, जिससे इनकम कम होगी, जिससे अपना क्या होगा, टैक्स सेव होगा उनका। समझा क्या बोला मैंने, एक कंपनी बाहर की, ये इंडिया की कंपनी मान लो और ये फॉरेन कंपनी है,
ठीक है। अब ये क्या कर रही है, इससे लोन ले रही है इंडियन कंपनी, यहाँ क्योंकि इंडिया में टैक्स ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा दिखाएंगे, जिससे एक्सपेंस बढ़ेगा, इनकम कम होगी, ठीक है, इनकम लेस, और टैक्स भी कम होगा, टैक्स सेव होगा। तो इसको आपको ये चीज़ नहीं होने देना, ये BEPS एक्शन प्लान 4 बोलता है। तो इंडिया ने इसके क्या किया, इंडिया ने इसलिए क्या किया, आपको याद आ रहा है क्या, इंडिया ने इसके लिए क्या किया, इंडिया ने इसके लिए लेके आया 94B। 94B याद आ रहा है सर, 94B याद आ रहा है, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। सर ये काय में पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं सर हम ट्रांसफर प्राइसिंग में। इसमें क्या होता है सर, एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउ होता है, क्या होता है मतलब 30% ऑफ EBITDA से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट, ये बोलते हैं, यही बोलते हैं ना कि 30% ऑफ EBITDA से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो BEPS एक्शन प्लान 4 के लिए क्या आया इंडिया में, 94B आया, ठीक है। अभी तक ये समझ में आया कि नहीं, इतना बताओ फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है और अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितने लोग लाइव हैं, ये लाइव थोड़ा सा एक्चुअली लेट हो गया क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम चालू किया एंड PC बंद हो गया, तो फिर अपन ने एकदम जल्दी जल्दी लैपटॉप सेटअप किया, दूसरे लैपटॉप पे अपन पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। तो दिक्कतें देखो, परेशानियाँ आती रहती है, अपना काम क्या है, अपना काम है काम करते रहना, और अपन वही कर रहे हैं। क्योंकि अब 10 मिनट लेट हो गया था लाइव, क्यों, PC बंद हो गया बीच में और मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो जल्दी से लैपटॉप सेटअप किया पूरा, फिर सेटअप किया फट से, फिर से आ गया मैं, ठीक है। तो अभी मुझे एक बार बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था, ठीक है। तो अंकित बोल रहे समझ में आ रहा है गायत्री बोल रहे समझ में आ रहा है, लेट्स मूव लिटिल फास्टर सर, ठीक है, और फास्टर चले, यस यस यस, ठीक है, अंडरस्टूड सर, ओके, ठीक है। तो BEPS एक्शन प्लान एक बार अपन रिवाइज कर ले क्या क्या है। देखो 1 क्या बोलता है, 1 बोलता है कि बहुत ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो एक इंडिया में P बना दो और विथहोल्डिंग टैक्स ला लो। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसके लिए इक्वलाइजेशन लेवल लाया, एक्शन प्लान 1 बोलता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा था, सेकंड बोल रहा था अबाउट हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स, जिससे डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा था। तो इंडिया ने इसके क्या किया, इंडिया ने इसके लिए अपने DDAA में क्लॉज इन्वॉल्व कर लिए, क्या कि TT शॉपिंग नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए अपना, ये नहीं होना चाहिए, डबल नॉन टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्शन प्लान 3 कंट्रोल फॉरेन कंपनी का अपने को एप्लीकेबल ही नहीं है इंडिया में, ठीक है। एक्शन प्लान 4 क्या बोलता है कि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा नहीं पेमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए अपन ने, इंडिया ने क्या लेके आया, इंडिया ने उसके लिए लेके आया 94B लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक्शन प्लान 5, ठीक है। एक्शन प्लान 5 क्या बोलता है, एक्शन प्लान 5 बोलता है कि हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस हो रही थी, बहुत हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस हो रही थी। इससे क्या हो रहा था कि जो R&D एक्टिविटीज़ हो रही थी ना, R&D एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही थी जिसमें कि जहाँ R&D ज़्यादा हो रहा था वहाँ इनकम नहीं दिखाई जा रही थी, मतलब जहाँ R&D हो रहा था ना वहाँ इनकम दिखाने की जगह दूसरी कंट्री में इनकम दिखा रहे थे जहाँ पे टैक्स कम है। क्या हो रहा था कि R&D एक्टिविटीज़ हो रही थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें ऐसा हो रहा था कि जिस कंट्री में मैक्सिमम R&D हो रही थी उस कंट्री में इनकम ना दिखा के दूसरी कंट्री में दिखाया जा रहा था जहाँ पर टैक्स कम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लेके आए हैं, इसके लिए इंडिया ने क्या लेके आए, एक्शन प्लान मैं जितना बोल रहा हूँ उतने याद हो रहे हैं तो हो रहे, नहीं तो मत करना, ठीक है। वो पूछ सकते हैं एक्शन प्लान 4 में क्या था, 5 में क्या था, मैंने बताया 1 में इक्वलाइजेशन लेवी था, 4th में आपका इंटरेस्ट 94B था, मैं जितने जितने बोल रहा हूँ उतने याद करना, 1 याद कर लो, 4 याद कर लो, 5 आपको याद हो जाएगा, मैं भी याद करा रहा हूँ। तो देखो क्या था इसमें, 5 में ऐसा बोला कि हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो कंट्री में R&D हो रहा था ना उस कंट्री में टैक्स ना दिखा के, उस कंट्री में रिसर्च ना दिखा के दूसरी कंट्री में शिफ्टिंग हो रही थी। तो इसने क्या किया, इंडिया ने क्या किया इसमें, इंडिया ने इसमें 115 BBF लेके आ गया, रॉयल्टी पे कंसेशनल टैक्स लेके आ गया, रॉयल्टी पे कंसेशनल टैक्स लेके आ गया 10% पे, रॉयल्टी इनकम जो है उस पर कंसेशनल टैक्स लाया 10% पे, ठीक है। एंड उसमें क्या किया कि जो पेटेंट डेवलप हो रहे हैं इंडिया में, किस पे लाया, जो पेटेंट इंडिया में डेवलप रजिस्टर हो रहे हैं, इंडिया में डेवलप रजिस्टर हो रहे हैं मतलब 75% खर्चा इंडिया में होना चाहिए, ये चीज़ लेके आई किसने, इंडिया इनकम टैक्स एक्ट ने। अब जिससे क्या हुआ, अब कंपनीज़ को क्या करना पड़ेगा, अब कंपनीज के पास ऑप्शन है कि इंडिया में वो एक्सपेंडिचर दिखाएं, इंडिया में पूरा R&D करें, जिससे उनको 10% कंसेशन रेट में रॉयल्टी टैक्स हो रही है।
तो इंडिया में और R&D बढ़ेगा। ठीक है, ओके। वेब सेक्शन प्लान 3 क्या बोलते हैं, 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है कि ट्रीटी शॉपिंग, ट्रीटी अब्यूजिंग नहीं होना चाहिए। बेसिकली ट्रीटी अब्यूज़ क्या होना चाहिए, ट्रीटी अब्यूज़ क्या होता है, ट्रीटी अब्यूज़ ये बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अपना ट्रीटी अब्यूज़ हो रहा है। मतलब ट्रीटी जो है, टैक्स ट्रीटी क्या होता है, बेसिकली टैक्स ट्रीटी क्या होता है, टैक्स ट्रीटी इज नथिंग बट एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। जो अपन DDAA बोलते हैं, जिसको जिसको अपन DDAA बोलते हैं, वही होता है टैक्स ट्रीटी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि टैक्स ट्रीटी का वो नहीं होना चाहिए, ट्रीटी अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी के बारे में दिया है इसमें, ये कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वेब सेक्शन प्लान 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली 6 क्या बोल रहा है कि ट्रीटी अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रख लो बस। ठीक है, कहीं पूछो तो इतना बोल देना। ठीक है, वेब सेक्शन 7 प्लान 7 क्या बोलता है कि प्रिवेंट द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस। प्रिवेंट द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस मतलब पी क्या कर रहा था, मतलब कंपनीज क्या कर रही थी, अपना पी का आर्टिफिशियल स्टेटस दिखा रही थी। मतलब जिस कंट्री में उसका पी है वहाँ नहीं दिखा रही थी, दूसरी कंट्री में पी दिखा दे रही थी। आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस, अपना पी स्टेटस ऐसे अवॉइड कर रही थी जिससे उनको टैक्स ना लगे। ठीक है, अपना पी ऐसे अवॉइड कर रही थी जिससे उसको टैक्स ना लगे। तो अपने इंडिया में उसने क्या किया, इंडिया में इनकम टैक्स ने क्या किया उसके लिए, अब OECD ने रिकमेंड कर दिया कि आप कुछ ना कुछ इसके लिए करो कि पी डेफिनेशन, जो पी की डेफिनेशन वो ऐसे बदलो जिससे पी स्टेटस अवॉइड नहीं होना चाहिए। ये OECD ने रिकमेंड किया। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया कि जो बंदा हैबिचुअली प्ले करता है प्रिंसिपल रोल, जो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जो बंदा हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के बिहाफ पे, ये अपने को पता है ये बंदा हमेशा कॉन्टैक्ट कर रहा है किसके बिहाफ पे, NR कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, तो इसको एजेंट बना दो। क्या करो, इसको एजेंट बना दो, इसको एजेंसी रूल इसको अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली इसके जो ये NR कंपनी है, इसका कोई पी इंडिया में नहीं है, बट अपन ऐसा मान लेंगे, जैसे मान लो इंडिया ने एक बंदे को देख के किसी कंपनी के साथ वो किया, इंडिया कोई कंपनी ने एक बंदे को देख के जो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है, उसको देख के या फिर NR को देख के, एक बंदा है जो नॉन रेसिडेंट है पर इंडिया में, उसको जनरली अपन उससे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, उसको देख के किसी दूसरी कंपनी के साथ उन्होंने इंडिया ने कॉन्टैक्ट कर लिया। ठीक है, तो उस केस में क्या माना जाएगा, उस केस में ये माना जाएगा कि अपन ने इसको देख के किया तो ये एजेंट है, ये एजेंट है, क्योंकि अपन देखो इसमें लिखा है कि हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट और हैबिचुअली प्लेस द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो बंदा हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है उसको देख के अपन उसका इंडिया में पी मान लेंगे। ये बस बात बोली इसमें एक्शन प्लान 7 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। ठीक है, अब है एक्शन प्लान 13। एक्शन प्लान 13 बोलता है कि टीपी डॉक्यूमेंटेशन में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए पूरी कंट्रीज में। एक्शन प्लान 13 क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्शन प्लान 13 क्या बोलता है कि टीपी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, टीपी मतलब सर ट्रांसफर प्राइसिंग में डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग में, उसमें ना स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि सर मास्टर फाइल, लोकल फाइल और CBC रिपोर्ट बनना चाहिए। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, उसमें से इंडिया ने मास्टर फाइल अडॉप्ट कर लिया एंड CBC रिपोर्टिंग अडॉप्ट कर लिया। मास्टर फाइल अपन काय में करते हैं 92D में, एंड CBC रिपोर्टिंग अपन 286 में करने बोलते हैं। ठीक है, 13 ये हो गया। 15 क्या है, डेवलपिंग अ मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या बोलता है कि द MLI हेल्प्स फाइट अगेंस्ट बेब्स बाय इम्प्लीमेंटिंग टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स डेवलप्ड थ्रू द बेब्स प्रोजेक्ट इन एग्जिस्टिंग बायलेटरल ट्रीटीज। ठीक है, अब ऐसी बायलेटरल ट्रीटीज बनाओ, ऐसे मिलके एग्रीमेंट्स बनाओ जिससे ट्रीटी अब्यूज प्रिवेंट हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इंप्रूव हो जाए, आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। मतलब जो 15th है ना, इसमें 4 चीज़ें बोल रहा है। कौन सी, ट्रीटी अब्यूज नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आसान हो जाए, आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस ये प्रिवेंट हो जाए, एंड जो हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स है ये भी न्यूट्रलाइज हो जाए।
ठीक है, तो ऐसे दो कंट्रीज के बीच में ऐसे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, ऐसे मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिससे ये चीज़ें ना हो। ठीक है, बस इतना है। अब बेप्स में इतना ही है, आप मानो ना मानो बेप्स में इतना ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेप्स में इतने पढ़ना है, इसके अलावा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। अभी आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दो कौन से। सबसे वाला इंपॉर्टेंट है 1, जिसमें बोलता है कि डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, तो आप पी का वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस बना दो। पी मतलब पी के लिए कुछ करो, क्योंकि पी अब समझ में नहीं आता है बहुत सारी कंट्रीज़ का, बहुत सारी कंपनीज़ का। ठीक है, एंड इक्वलाइजेशन लेवी कुछ विथहोल्ड टैक्स लाओ। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गया। ये एक्शन प्लान 1 है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्शन प्लान 4 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें इसने बोला कि आप क्या करो कि दो कंट्रीज़ के बीच में जब कंट्रीज़ डेट लेती है एक दूसरे से, तो इंटरेस्ट एक्सेस अलाउड नहीं होना चाहिए कंपनी को। तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया, उसके लिए इंडिया ने 94B लेके आया। ठीक है, एक्शन प्लान 5 इंपॉर्टेंट है, जिसमें R&D जो हो रहा था वो पार्ट जिस कंट्री में हो रहा था उस कंट्री को रॉयल्टी नहीं मिल रही थी। ठीक है, जिस कंट्री में हो रहा था उस कंट्री को रॉयल्टी नहीं मिल रही थी, शिफ्टिंग हो रही थी, उसकी भी शिफ्टिंग हो रही थी। तो उसके लिए क्या किया इंडिया ने, क्या किया उसके लिए, इंडिया ने उसके लिए 115 BBF लेके आ गया, जिसमें 10% से टैक्स करने लग गया। ठीक है, एक्शन प्लान 6 ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, 7 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 इंपॉर्टेंट है। 13 क्या है, OECD क्या बोलता है 13 में, टीपी डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ, टीपी डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ, जिसमें मास्टर फाइल, लोकल फाइल और CBC रिपोर्ट होना चाहिए। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, इंडिया ने बोला हम 92D में मास्टर फाइल लेके आएंगे एंड 286 में CBC रिपोर्टिंग लेके आएंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया। अब मुझे बताओ इतना समझा कि नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इस समझा कि नहीं, 1 मिनट बता दो फट से। और देखो नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना चैप्टर, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें समझ आने वाला कोई बैठेगा नहीं, आपको समझाएगा नहीं बैठ के। तो इसको इससे ज़्यादा अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देना, मैं इतना ही बोलूँगा बस। बताओ जल्दी बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? और मेरा ये चैप्टर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इतना सब मन नहीं था, बट सब स्टूडेंट्स ने बहुत डिमांड की, इसलिए पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, 21 से 30 का बनाता हूँ वीडियो, रुक जाओ, टेंशन मतलब बना दूंगा उसका भी। नेम्स याद नहीं करना है, मैंने 4 जो बताया वो याद कर लेना बस। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें BEPS refers to tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to make profits disappear for tax purposes or to shift profits to location where there is a little or no real activity but the taxes are low, resulting in little or no overall corporate tax being paid। मतलब ये क्या बोल रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है बताओ। BEPS का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो जिससे गैप्स एक्सप्लॉइट होते हैं, जो गैप है दो ट्रीटीज़ के बीच में और दो कंट्रीज़ के बीच में, वो एक्सप्लॉइट होते हैं और जिससे प्रॉफिट डिसअपियर हो जाता है। सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर होता है कि नहीं? ट्रांसफर प्राइसिंग में सिर्फ AE के बीच में होता है। ये AE नहीं होके भी ऐसा करते हैं कुछ कंट्रीज, कुछ कंपनी, सॉरी AE नहीं होके भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनी ऐसा करती है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, टैक्स पेमेंट होता ही नहीं है या फिर बहुत कम टैक्स पे होता है, वो लोअर टैक्स जुरिडिक्शन में अपना इनकम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, एडवर्स इफेक्ट ऑफ BEPS क्या होते हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है। ठीक है, और उनको हायर कॉस्ट लगती है टू इंश्योर कंप्लायंस। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, हायर कॉस्ट लगती है टू इंश्योर कंप्लायंस। सेकंड क्या बोल रहा है, इन डेवलपिंग कंट्रीज द लैक ऑफ टैक्स रेवेन्यू लीड्स टू सिग्निफिकेंट अंडर फंडिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट कुड हेल्प फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर डेवलपिंग कंट्रीज है तो उसमें ये क्या हो रहा है, लोअर टैक्स रेवेन्यू से क्या होता है, उसमें अंडर फंडिंग होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिससे ग्रोथ कम होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। BEPS से क्या होता है, जो टैक्स सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी खराब होती है। ठीक है, और टैक्स फेयरनेस इशू आते हैं, मतलब कोई बंदा जो हायर टैक्स पे कर रहा है उसका तो गलत हो गया ना। मेरे को बताओ कि अगर एक बंदा है, मैं हूँ,
अगर मैं एक इनकम पे हायर टैक्स पे कर रहा हूँ और मेरा दूसरा बंदा है वो बैप्स बैप्स कर रहा है, मतलब वो अपना बेस इरोड करके प्रॉफिट शिफ्ट कर दे रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, और वो कम टैक्स पे कर रहा है, तो मेरे साथ फेयरनेस इशू होगा ना। मेरे को गलत लग रहा है कि यार मैं इतना कमा रहा हूँ और ये भी सेम कमा रहा है, पर मैं ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ, ये कम टैक्स भर रहा है, तो ये चीज़ें होती है। हाँ, अब अगर एंटरप्राइज जो सिर्फ मतलब खुद के डोमेस्टिक बिजनेस कर रही है, वो इससे मतलब अफेक्ट होती है। क्यों क्यों अफेक्ट होती है? क्योंकि अब अगर दूसरी एमएनईज है जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगी, बेस लोड करके अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देगी, तो वो बेटर प्राइसिंग दे पाएगी। वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रही है तो क्या कर पाएगी, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मार्जिन ज़्यादा होगा, तो कंपटीशन फेयर नहीं होगा डोमेस्टिक और एमएनईज के बीच में। जो सिर्फ डोमेस्टिक कर रही है वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगी, वो प्रॉफिट अपना शिफ्ट नहीं कर पाएगी। बट जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज है वो क्या कर सकती है, अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर सकती है। वो क्या कर सकती है, अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर सकती है, तो वो शिफ्ट कर देगी, डोमेस्टिक कंपनीज नहीं कर पाएगी, तो इनके बीच में फेयर कंपटीशन नहीं होगा। इतना ही लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ओईसीडी रिकमेंडेशन अंडर एक्शन प्लान 1 ऑफ बेप्स, विच रिकमेंडेशन हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडियन टैक्स लॉज। देखो वही लिखा है, देखो पी के बारे में लिखा है, पी होना चाहिए और फाइनल विथहोल्डिंग टैक्स होना चाहिए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसको कंसिडरेशन लेके इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गया, ठीक है, वही लिखा जो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 में वही लिखा है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया, देखो वही लिखा है सब। इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में पूरा लिख दिया। वेब सेक्शन प्लान 1 के बारे में पूछा है तो अपने को क्या बताना है कि पी के कॉन्सेप्ट को वो करना है, और इक्वलाइजेशन लेवी ए विथहोल्डिंग टैक्स लेके आना है फाइनल पेमेंट पे, ठीक है, पी और विथहोल्डिंग टैक्स। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसके लिए इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गया, बस। अब देखो, डिस्कस द प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट इन लाइन विद ओईसीडी रिकमेंडेशन अंडर एक्शन प्लान 4 ऑफ वेब्स। अब मैंने आपको बोला था एक्शन प्लान 4 अपने को इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है। तो 4 में क्या है सर, 4 में 94B के बारे में बोला है। 4 में किसके बारे में बोला, 94B के बारे में, ठीक है। तो 94B में इंटरेस्ट नहीं होना, मतलब इंटरेस्ट एक्सेस पे नहीं होना चाहिए। और इंडिया ने क्या किया उसके लिए, 94B लेके आया, 30% से ज़्यादा, 30% ऑफ EBITDA से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने नहीं बोलता, मतलब अपने इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते अपन। तो जो पढ़ा है वही देखो, क्वेश्चन वही आया, देखो एकदम ईजी है। अब देखो ये थर्ड का एक्शन प्लान 13 पूछा है, डिस्क्राइब द 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटेड बाय बेप सेक्शन प्लान 13। इसने कौन सा 3 टायर स्ट्रक्चर बोला है, मास्टर फाइल, लोकल फाइल और सीबीसी रिपोर्ट। इंडिया ने इसमें से कौन सा अडॉप्ट किया है, मास्टर फाइल और सीबीसी रिपोर्ट। एक्सप्लेन द नेक्सस अप्रोच रिकमेंडेड बाय ओईसीडी इन बेप सेक्शन प्लान 5 विच हैज बीन अडॉप्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो 5 मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बीबीएफ वाला, रॉयल्टी वाला, जो इधर उधर रॉयल्टी अपनी मतलब R&D शिफ्ट होते इधर उधर, तो गवर्नमेंट ने क्या की, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या की, 115 BBF ला दी, जिसमें रॉयल्टी 10% पे टैक्सेबल है। कौन सी रॉयल्टी, ऐसे पेटेंट पे जो डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया है। मतलब क्या, 75% खर्चा इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट आर द वेज इन विच हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स आर यूज्ड टू अचीव अनइंटेंडेड डबल नॉन टैक्सेशन और लॉन्ग टर्म टैक्स डिफरल। अपन अभी पढ़े थे, सबसे ऊपर पढ़े थे एक्शन प्लान 2 में, कि क्रिएशन ऑफ 2 डिडक्शंस फॉर सिंगल बोरोवल, एक बोरोवल का 2 डिडक्शन हो सकता है, जनरेशन ऑफ डिडक्शंस विदाउट करस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन्स, मिसयूज ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड पार्टिसिपेशन एक्सेम्पशन रिजाइम्स। अब मुझे बताओ कि बेप्स, देखो बेप्स खत्म हो गया, बेप्स समझा कि नहीं, जल्दी बता दो, ठीक है। अपन ने 4-5 इंपॉर्टेंट वाले हैं वो अपन डिस्कस कर लिए, आपको याद करा दूँ 4-5 कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो बताता हूँ। बेप्स 1 कौन सा है, एक्शन प्लान 1, एक्शन प्लान 1 है इक्वलाइजेशन लेवी वाला, ठीक है। 4 कौन सा है, एक्शन प्लान 4, ये है 94B वाला। एक्शन प्लान 5 कौन सा है, ये है 115 BBF वाला, 10% रॉयल्टी, ठीक है। एक्शन प्लान 13 कौन सा है, एक्शन प्लान 13 है सर ट्रांसफर प्राइसिंग के रिपोर्ट वाला, ठीक है।
और टू कौन सा है? टू है हाइब्रिड मिसमैच अवॉइड करने वाला, डबल नॉन टैक्सेशन अवॉइड करने वाला। ठीक है, अब ये बताओ इतना समझा कि नहीं बेटा? बैप्स खत्म हो गया आपका। ये 5-6 आपको याद रखने बस, जल्दी बताओ। आई होप समझ में आया होगा, मैंने थोड़ी सी मेहनत किया हूँ उस पर। प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज़ बताओ कि समझ में आया कि नहीं। नित्या बोल रहे हैं यस क्लियर सर। बाकी लोग, अंकित को भी समझ में आ गया, अंकित ने भी कुछ इमोटिकॉन भेजे। साहिल गोयल को भी आ गया है। और कोई बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या? आपके नाम में ही यश है तो नो कैसे होगा? अरे ये क्या बात हुई? ठीक है टॉप क्लास, नेवर थॉट कुड कवर सर, नाउ क्लियर। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो ये 4-5 एक्शन प्लान है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेवर थॉट कुड कवर सर, यस सर। सर गार की क्लास कब लोगे? गार की बेटा लूंगा यार, सब तुम इतने गंदे गंदे टॉपिक्स बोलते हो ना मेरे को पढ़ाने, ये बोल दिया तो अब गार बोल रहे हो कि गार भी पढ़ाऊँ? एकदम मुझ पर अत्याचार कर लो तुम लोग तो एकदम, कि मतलब सर आप तो सब गंदे टॉपिक्स आप ही पढ़ाओ सर। देखता हूँ गार, अगर देखो गार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, आ सकता है पेपर में, मैं मना नहीं करता, आ सकता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई डोंट थिंक मैं उसको टाइम दूंगा अभी, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के रिवीजन भी ज़रूरी है। अभी 26 को मैं कैपिटल गेन करा रहा हूँ, कल कैपिटल गेन क्वेश्चन, एंड परसों में एनआर टैक्सेशन पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो गार भी मैं ट्राई कर लूँगा, चलो ट्राई करूँगा, मैं हाँ नहीं बोल रहा, अभी ट्राई करूँगा बोल रहा हूँ बस। ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, अब क्या पढ़ना है? अब अपन पढ़ेंगे सर टैक्स ट्रीटी। सर अभी तक आपने क्या क्या प्रोवाइड किए हो फॉर एग्जाम पर्पस, प्लीज़ इन शॉर्ट बता दो। देखो पूजा, आप ना मेरी अनअकैडमी सी ए फाइनल के चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग डीटी की मेरी, वो आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड बता दूँ, मैंने सारे टैक्स रेट्स अभी तक प्रोवाइड कर दिए हैं, सारा सारा आपका पीजीवीपी का एडजस्टमेंट प्रोवाइड किया है। इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, इसके अलावा एमसीक्यू बुकलेट जो है। इसके अलावा मैंने क्या किया है, इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन, असेसमेंट प्रोसीजर का रिवीजन, चैरिटेबल ट्रस्ट का रिवीजन, DAA का रिवीजन, DDAA, हाँ, और बहुत सारा दे दिया यार, बहुत मतलब। ठीक है, चलो आप क्या करें, आप एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज करें। सर अब टैक्स ट्रीटीज क्या होती है सर? एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, मतलब सर इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, किस चीज़ की? टैक्स ट्रीटीज की। सर टैक्स ट्रीटी का एक बार मतलब समझा दो हमको, टैक्स ट्रीटीज का एक बार मतलब समझा दो। टैक्स ट्रीटीज क्या होती है? टैक्स ट्रीटीज होती है एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरीज। ठीक है, दो कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है फॉर अवॉइडिंग टैक्सेशन, फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब होता है टैक्स ट्रीटीज। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन कैसे करना है उसके बारे में लिखा है ये चैप्टर में। क्या बोल रहा है कि उसको जो टैक्स ट्रीटीज है उसको अपन कैसे इंटरप्रेट करें, उसके बारे में पूरा इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली आपका डबल टैक्सेशन जो होता है और कनेक्टिव फैक्टर होता है, क्या है वो समझ लो एक बार, कि जब भी देखो नॉर्मली जो इनकम आपकी टैक्स होती है वो दो रूल्स होती है, एक तो रेसिडेंस रूल, एक तो सोर्स रूल। रेसिडेंस रूल क्या बोलता है कि सर जो बंदा जिस कंट्री का रेसिडेंट है उस कंट्री में उसकी इनकम टैक्स होनी चाहिए। ये कौन बोलता है? ये बोलता है रेसिडेंस रूल। सोर्स रूल क्या बोलता है कि सर जिस बंदे ने जिस कंट्री से इनकम कमाया, जिस बंदे की सोर्स जिस कंट्री में, वो वहाँ टैक्स होना चाहिए, ये बोलता है सोर्स रूल। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो जुरिडिकल डबल टैक्सेशन, एक तो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। मतलब क्या सर? जुरिडिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है कि सर मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब आप लोग इतना प्यार दोगे तो अपनों को जब
पक्का आउट ऑफ इंडिया जाना ही है। अपने को नेपाल में भी क्लासेस खोलना है अपनी। नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अभी अपने से, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अभी यूट्यूब पे भी आते रहते हैं। तो नेपाल के बच्चों के लिए अपन नेपाल में क्लासेस खोलेंगे, ठीक है। तो अब नेपाल की जो मेरी इनकम आएगी वो नेपाल वाला सोर्स रूल से टैक्स करेगा, और इंडिया का मैं रेसिडेंट हूँ तो इंडिया उस इनकम को रेसिडेंस रूल से टैक्स करेगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। ये हो गया ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, ठीक है। और इसको अवॉइड करने के लिए क्या बनते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए बनती है टैक्स ट्रीटी या फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। क्या बनती है? इसको अवॉइड करने के लिए टैक्स ट्रीटीज बनती है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ये क्या होता है सर? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हैपन्स व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन item of income or capital is taxed in 2 or more states but in the hands of different person because of lack of subject identity। मतलब क्या? एक ही इनकम है। अब ज्यूरिडिकल में क्या हो रहा है कि मेरे हाथ में दोनों जगह टैक्सेबल हो रही है ना, ये मेरे हाथ में दोनों जगह टैक्सेबल हो रही है। बट इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में क्या होता है कि एक इनकम 2% के हाथ में टैक्सेबल होती है। नेपाल में एक हाथ में हो रही है और इंडिया में मेरे हाथ में हो रही है बी, सेम इनकम। तो इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, ठीक है। अब दो टाइप के DDAA होते हैं, एक तो होते हैं लिमिटेड DDAA और एक होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव DDAA। लिमिटेड DDAA क्या? ये आपको MCQ में पूछ सकता है, ऐसे कुछ पूछ सकता है एक मार्क का। तो लिमिटेड DDAA क्या होता है? जिसमें आप डिसाइड करते हो कि ये DDAA सिर्फ एक या दो इनकम को अप्लाई होगा। और कॉम्प्रिहेंसिव DDAA क्या होता है? ये बोलता है ये सारे इनकम को अप्लाई करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया का ना लिमिटेड DDAA है। किस चीज़ को लेके? लिमिटेड टू इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ओनली। जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसकी इनकम को लेके सिर्फ अपना DDAA है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और बाकी सब कंट्रीज के साथ पूरा सारे इनकम मिला के है, सारे इनकम का है। तो वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव डबल टैक्सेशन, ठीक है। अब सर टैक्स ट्रीटी का ज़रूरत क्यों पड़ा? टैक्स ट्रीटी की ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि डबल टैक्सेशन हो रहा था या फिर डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा था। या तो दोनों कंट्री में इनकम टैक्स हो रही है या दोनों कंट्री में नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इस कारण क्या हुआ? इस कारण टैक्स ट्रीटी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। किस किस चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है। अविनाश बोल रहे सर बहुत टिपिकल टॉपिक है। मैं करा रहा हूँ ना एकदम इजी, मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। अभी तक आपको, अगर आप बैठे हो अभी तक शुरू से, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप शुरू से नहीं बैठे हो तो आप लेक्चर जाके देख लेना यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है टैक्स ट्रीटी की जरूरत क्यों पड़ी? एलोकेटिंग टैक्स राइट करने के लिए, टैक्सिंग राइट एलोकेट करने के लिए, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, एंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। मतलब ये क्या बोलते हैं टैक्स ट्रीटी की जरूरत क्यों पड़ी? कि रेसिडेंट जो बंदा है अपना जो बिजनेस कर रहा है एंड नॉन रेसिडेंट जो बंदा आगे बिजनेस कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए टैक्स ट्रीटी आई, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो और बाकी बाहर का बंदा अपने आके बिजनेस करे। वो ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो इंडिया में जाऊंगा मैं तो इंडिया में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट ट्रीटी इंटरप्रिटेशन। मतलब अगर ट्रीटी में आपको कुछ, मतलब आपका कुछ अलग सोच है एक इनकम को लेके, आपकी कंट्री में और मेरी कंट्री में अलग सोच है, आप बाहर के हो, ठीक है, आपकी बाहर कंट्री की अलग सोच है, मेरी कंट्री की अलग सोच है, तो वो सोच का भी डिस्प्यूट ऑफ रेजोल्यूशन अपन इसमें डिसाइड कर लेते हैं। किसमें? टैक्स ट्रीटीज़ में, ठीक है। टैक्स ट्रीटी में क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सी इनकम जिसमें अपना डिस्प्यूट है वो कैसे टैक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट, असिस्टिंग इन कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स। मतलब एक दूसरे को असिस्ट करेंगे कि जितना आपका शेयर बनता है टैक्स का उतना आप लोग को, बाकी हम लेंगे, ठीक है। एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये नीड थी टैक्स ट्रीटीज़ की। अब देखो क्या बोलता है कि टैक्स ट्रीटीज़ में ना 3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। क्या? कि इक्विटी एंड फेयरनेस होनी चाहिए। सेम इनकम अर्न बाय डिफरेंट टैक्स पेयर मस्ट बी टैक्स एट सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। अगर दो टैक्स पेयर अलग अलग लोग हैं, उनके पास सेम इनकम आई है, तो उनमें इक्विटी एंड फेयरनेस होनी चाहिए। इक्विटी एंड फेयरनेस होना चाहिए, उनको सेम रेट पे टैक्स करना चाहिए, ठीक है। ये क्या बोलता है टैक्स ट्रीटी में? ये सब चीज़ें होती है कि
कि टैक्स ट्रीटी जब बना रहे हो आप तो ऐसे बनाओ ताकि दो लोग के पास जब इनकम आ रही है तो सेम रेट पर टैक्स होना चाहिए, ऐसे टैक्स ट्रीटी बनाओ, उसमें आपके टैक्स ट्रीटी में इक्विटी एंड फेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड बोल रहा है न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी। क्या बोल रहा है कि न्यूट्रलिटी फैक्टर प्रोवाइड दैट इकोनॉमिक प्रोसेस शुड बी नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर सच एज टैक्सेशन। न्यूट्रलिटी इज टू फोल्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो प्रोसेस है, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, वो बंदा टैक्सेशन के कारण उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, टैक्सेशन के कारण अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बंदा कोई बिजनेस करने आ रहा है, वो टैक्सेशन के कारण अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बोलता है कौन? ये बोलता है, अब इसमें देखो, कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी और कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। अब मैं बताता हूँ क्या है। एक बार पहले पढ़ के बता रहा हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा, ठीक है? पढ़ के बता रहा हूँ, हिंदी में बताऊंगा। कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी प्रोवाइड्स दैट बिजनेस डिसीजन मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय टैक्स फैक्टर्स बिटवीन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड द टारगेट कंट्री, whereas capital import neutrality provides that the level of tax imposed on non-resident as well as resident must be similar। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर बाहर का बंदा अपने आप बिजनेस करने आ रहा है, अगर बाहर का बंदा अपने आप बिजनेस करने आ रहा है तो उसको ना टैक्स फैक्टर्स, जो अपने कंट्री में टैक्स फैक्टर है, उसके कारण उसका जो बिजनेस डिसीजन है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है? कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी बोलता है। ये क्या बोल रहे हैं कि बाहर का बंदा अपने अगर बिजनेस करने आ रहा है, बाहर का बंदा अपने आप बिजनेस करने आ रहा है तो उसका बिजनेस टैक्स रेट्स के कारण अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ट्रीटी में ऐसा न्यूट्रलिटी रखो, आप जो ट्रीटीज बना रहे हो उसमें ऐसी न्यूट्रलिटी रखो कि बाहर का बंदा अगर अपने आप बिजनेस करने आ रहा है तो उसका बिजनेस टैक्स को बारे में सोच के अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए तो ज़्यादा टैक्स लग रहा है मैं बिजनेस नहीं करूँगा, उसको ये चीज़ नहीं लगना चाहिए कि यहाँ टैक्स ज़्यादा लग रहा है मैं बिजनेस नहीं करूँगा, ठीक है? और कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी क्या बोलता है? इंपोर्ट न्यूट्रलिटी ये बोलता है कि जो टैक्स इम्पोज ऑन नॉन रेसिडेंट एज वेल एज रेसिडेंट है वो सिमिलर होना चाहिए। सेम की बात नहीं कर रहा है, सिमिलर होना चाहिए। जो नॉन रेसिडेंट को टैक्स लग रहा है और जो रेसिडेंट को लग रहा है वो सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर, सेम नहीं होना चाहिए। सिमिलर वे में टैक्स कर सकते हो आप, ठीक है? इसीलिए अपन देखना, नॉन रेसिडेंट में पढ़ते हैं अपन, इनको बहुत रेट्स के अपन ने छूट दिए। जो बाहर से इन लोग आते हैं तो देखना, आप जो 115A पढ़ोगे ना आप, जैसे FII वगैरह, ठीक है, ओफोज है, FII है फाइनेंशियल, मतलब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ओफो है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके जब रेट पढ़ते हैं अपन तो इनको अपन ने क्या दिए? इनको अपन ने ना 111A एंड 112A का बेनिफिट दिए। ये क्यों दिए इनको? ये तो सिर्फ इंडिया वालों को दिया रहता है। ये इनको अपन ने क्यों दिए? जो 111A और 112A के बेनिफिट अपन ने जो दिए हैं, ये क्यों दिए इनको? इनको इसलिए दिए क्योंकि इनके साथ अपना न्यूट्रलिटी बना के रखना है। इनको अपने को इनके साथ सेम व्यवहार करना है, ताकि ये जब इंडिया में टैक्स, मतलब इंडिया में बिजनेस करने आए तो इनको ऐसा नहीं लगे कि इनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। बहुत ज़्यादा जगह अपन NR का रेट कम रखते हैं। जैसे अभी NR पे अपन ने वो किए, देखो NR के लिए क्या किया अपन ने, बता रहा हूँ आपको। सरचार्ज है, देखो, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आपको डीप में ले जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। सरचार्ज में अपन ने क्या किए कि जो 111A वाली इनकम है, 112A वाली इनकम है और डिविडेंड इनकम है, इस पर कभी सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं लग सकता। ये पढ़ो आपने, सरचार्ज कभी 15% से ऊपर नहीं लग सकता। तो क्यों किया अपन ने? क्योंकि जो बाहर के बंदे आते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो ये ना, उनको ऐसा लगेगा कि यार मैं इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे पे इन लोग 25% और 37% सरचार्ज लगा रहे हैं। उसकी ये इनकम तो रहती है कैपिटल गेन ऑन शेयर्स और डिविडेंड इनकम रहती है उसकी, ठीक है? ये इनकम रहती है उसकी, और उस पर अपन अगर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा देंगे, एनहांस सरचार्ज, तो क्या सोचेगा कि मतलब पहले ये नहीं था, तो अपन ने न्यूट्रल करने के लिए ये सेक्शन लाया कि अपन ने इन तीनों पे अपन सरचार्ज, एनहांस सरचार्ज नहीं लगाते, इन पे सिर्फ 15% सरचार्ज लगाते हैं। सो दैट इन लोग को ऐसा ना लगे कि हम बिजनेस करने आ रहे हैं, यहाँ पे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे ऊपर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा रहे हैं लोग, एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है? इसलिए इनको मैक्सिमम सरचार्ज अपन ने 15% रखा है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं अपन? ये अपन ट्राई कर रहे हैं कि न्यूट्रलिटी बनी रहे, कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी बनी रहे, ठीक है? एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों का इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअली रहना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए। इसके लिए टैक्स ट्रीटी में 3 चीज़ें होनी चाहिए: इक्विटी, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी, एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो मुझे बताओ ये बात समझी कि नहीं, और ये बात आज तक समझी थी क्या आपको? और आपने सोचा भी नहीं होगा, ये तो पढ़ने का भी सोचा नहीं होगा ये चैप्टर, बट आपको मैं बताया हूँ ये क्या क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब, ठीक है? थोड़ी सी आपको इसमें वो आएगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैं थोड़ा सा इसको आपको कनेक्ट किया, लिंक किया दूसरे सेक्शन से, ताकि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आए।
मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ जल्दी बेटा। अंडरस्टूड सर। एक बच्चे को समझ में आया कि बस। अच्छा आवाज़ थोड़ी लेट पहुंचती है, आई अंडरस्टैंड, ओके ओके कोई बात नहीं। वेट कर रहा हूँ मैं आपका ना, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मेरे को जानना ज़रूरी है कि आपको समझ रहा है कि नहीं। पानी पी लेता हूँ 1 मिनट में। यस सर, समझा। ठीक है, ओके। अब ना वीनिया कन्वेंशन हुआ। क्या हुआ? वीनिया कन्वेंशन। सर वीनिया क्या है सर? ये वीनिया ना ऑस्ट्रिया में एक जगह है। वीनिया जो है ऑस्ट्रिया में एक जगह है। बहुत सारे लोग इसको वियना पढ़ते हैं पर वीनिया बोलते हैं शायद इसको, जहाँ तक बचपन की मुझे ज्योग्राफी याद है। वीनिया में कन्वेंशन हुआ। तो कन्वेंशन मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब मैं लिखा हूँ क्या, देखो रुको मैं लिखा हूँ कन्वेंशन का मतलब कहीं पे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसा तेरा लिख दूँ। अ प्लेस इन अ कंट्री वेयर वेरियस कंट्रीज मीट एंड डिसाइड ऑन वेरियस मैटर्स। अ प्लेस इन अ कंट्री वेयर वेरियस कंट्रीज मीट एंड डिसाइड ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। मतलब जब वीनिया में कन्वेंशन हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज आई वहाँ पे कन्वेंशन में, ठीक है। और उनने कुछ डिसाइड किया चीज़ें जो ट्रीटी में होनी चाहिए। मतलब ट्रीटी में किस चीज़ को क्या मानना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? वीनिया में कन्वेंशन हुआ, वीनिया में एक मीटिंग हुई बेसिकली। बेसिकली वीनिया एक जगह है जहाँ पे एक मीटिंग हुई, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि वहाँ पे मीटिंग हुई और वहाँ पे कुछ चीज़ें डिसाइड हुई कि ट्रीटी को कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, एकदम बहुत कम कम बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है इसमें। और इसमें आर्टिकल बहुत सारे थे, बट इंडिया में बहुत, इंडिया मतलब अपने को बहुत कम दिया है कोर्स में। देखो बहुत कम आर्टिकल्स दिए, पर मैं पूरे आर्टिकल बताऊंगा नहीं, 3-4 आर्टिकल बताऊंगा सिर्फ। पहला बोलता है पैक्टा सुंट सर्वेंडा। पैक्टा संट सर्वेंडा बोलता है, ये क्या बोलता है कि इन गुड फेथ, मतलब जो भी ट्रीटी इन फोर्स है, वो जो बाइंडिंग हो रही पार्टीज पे, जिस पार्टी बाइंड हो रही है उनको उसको गुड फेथ में लेना चाहिए। जो भी ट्रीटी इन फोर्स एंड बाइंड हो रही है जिस पार्टीज पे, उनको उसको गुड फेथ पे लेना चाहिए, ठीक है। तो ट्रीटी जो बनी है सबके गुड फेथ से बनी है, जो भी पार्टी उसको बाइंड कर रही है उसको गुड फेथ में लेना चाहिए, ठीक है। नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ ट्रीटीज, मतलब जो ट्रीटी बनती है वो प्रोएक्टिव ही बनती है। मतलब प्रोएक्टिव मतलब उसका रेट्रोस्पेक्टिव, सॉरी प्रोएक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव ही उसका वो रहता है, उसका जो इफेक्ट रहता है प्रोस्पेक्टिव रहता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रहता। उसका इफेक्ट पुराने जो आपके ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उस पर नहीं रहता। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव रहता है, प्रोस्पेक्टिव रहता है, मतलब आगे जो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसके लिए ट्रीटीज बनती है। रेट्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट नहीं होता। ये वीनिया में बोला हुआ है। वीनिया में मतलब बेसिकली क्या हुआ है, देखो अपन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, देखो आपको समझ में नहीं आएगा सर क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं आप, क्या क्यों समझा रहे हो। अपन चैप्टर पढ़े इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, मतलब टैक्स ट्रीटीज जो बनी है, जो अग्रीमेंट बने हैं लोगों कंट्रीज के बीच में, उसको अपने को कैसे इंटरप्रेट करना है, जो अग्रीमेंट्स बने हैं उसको अपने को कैसे इंटरप्रेट करना है, इस बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो अपन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। तो इसमें ना एक अपन ने पढ़े कि सर अपन को ऐसा करना चाहिए कि 3 चीज़ें मानना चाहिए, इक्विटी एंड फेयरनेस मानना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी करना चाहिए, ट्रीटी ऐसे बनना चाहिए, एंड प्रमोशन होना चाहिए म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। ये चीज़ समझ गई सर, ये चीज़ हमको समझ गई। सर आप ये वीनिया कन्वेंशन क्या बता रहे हो? वीनिया में एक जगह है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, वहाँ पे एक मीटिंग हुई कि टैक्स ट्रीटीज को अपने को ऐसे कंसिडर करना है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने को ऐसे कंसिडर करना है, इस बारे में मीटिंग हुई। तो उसमें कुछ बातें बोली गई। क्या क्या बातें बोली गई? कि जो कंट्री हो, मतलब जो टैक्स ट्रीटी बाइंडिंग है जिस कंट्रीज में, उसको गुड फेथ पे लेना चाहिए। फर्स्ट ये चीज़ बोली गई, ठीक है।
सेकंड क्या बोला गया, सेकंड देखो क्या बोला गया कि जो भी ट्रीटीज होती है वो प्रोस्पेक्टिव होती है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होती। जो भी ट्रीटीज होती है वो प्रोस्पेक्टिव होती है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होती। ठीक है, ये भी बोला गया। फिर जो इंटरप्रिटेशन अपन लेते हैं वो जनरल रूल होना चाहिए उसका। मतलब जनरल रूल क्या बोलता है कि उसको ऑर्डिनरी मीनिंग में लेना चाहिए, उसको कॉन्टेक्स्ट उसका इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। ये बोल रहा है जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये बोलता है कि जो ऑर्डिनरी मीनिंग होती है उसका, जो अपन ट्रीटी में लिखी है उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग के हिसाब से मानना चाहिए। इधर उधर फालतू उसको अपने को ज़बरदस्ती उसमें पॉइंट नहीं घुसाना चाहिए कि ये नहीं, ये तो ऐसे बोला था, उस कंपनी का बोला था तो ऐसे होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं। ऑर्डिनरी मीनिंग के हिसाब से बोलना चाहिए उसको। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है क्या ऐसे बताने लायक? हाँ, जनरल रूल रिगार्डिंग थर्ड स्टेट। मतलब क्या बोलता है कि ट्रीटी दो लोग के बीच में होती है। ठीक है, कोई तीसरे स्टेट पे ये राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती। तीसरे स्टेट पे कोई ऑब्लिगेशन या राइट क्रिएट नहीं करती है। मतलब आपकी कंट्री और मेरी कंट्री के बीच में कोई ट्रीटी हो रही है तो अपन तीसरे स्टेट पे कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते विदाउट इट्स परमिशन। तीसरा कोई स्टेट है, तीसरी कोई कंट्री, स्टेट मतलब कंट्री होती है, तीसरी कोई कंट्री पे अपन ऑब्लिगेशन या राइट क्रिएट नहीं कर सकते विदाउट इट्स कंसेंट। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने लायक है क्या? नहीं, बस इतना ही। विनिया में इतना ही पढ़ने लायक है, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। क्वेश्चन आएगा विनिया का, अपन थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसमें। ठीक है, अब देखो इंटरप्रिटेशन के क्या क्या रूल है। पहला तो विनिया में बोला हुआ है कि विनिया में जो बोला हुआ है वो सब मान लो। दूसरा बोला है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फॉर इंटरप्रेटिंग अ ट्रीटी। मतलब ये बेसिक इंटरप्रिटेशन, बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है बताता हूँ। देखो, गोल्डन रूल है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सेकंड है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, थर्ड है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, एंड फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरनिया एक्सपोजिटो, और सिक्स्थ है लिबरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेवेंथ है ट्रीटी एज अ होल एंड एट्थ है रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी। सर ये सब क्या क्या है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बेटा 60 वाला पॉइंट काम का नहीं है आपका अभिषेक, कोई काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है, मतलब अभी इतने इस टाइम पे तो काम का नहीं है। देखो अब क्या बोलता है कि सर ट्रीटी इंटरप्रेट कैसे करना है। ट्रीटी इंटरप्रेट कैसे करना है सर? फर्स्ट हमने पढ़े कि वीनिया कन्वेंशन में जो लिखा है वो चीज़ें मान लो। वीनिया कन्वेंशन में कुछ कंट्रीज ने मिली और डिसाइड कर ली कि ये चीज़ें कर सकते हैं अपन, ये चीज़ें ऐसी मानना है। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, उसमें कुछ बातें लिखी है ट्रीटी इंटरप्रेट करने के लिए, वो मान लो। वो क्या बोलते हैं कि गोल्डन रूल ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। मतलब आइडियली इसमें रुको, इसका मैंने बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है इंस्टीट्यूट ने। गोल्डन रूल क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन? एनी टर्म और वर्ड शुड बी इंटरप्रिटेटेड कीपिंग इट्स ऑब्जेक्टिव और ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग इन माइंड। मतलब जो लिखा है ना इंटरप्रिटेशन, जो लिखा है ना ट्रीटी में, उसका लिटरल मीनिंग ले लो। जो ट्रीटी में लिखा है उसका ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग ले लो, आलतू फालतू मीनिंग मत लो। कंपनी लिखा है तो कंपनी मान लो, कंपनी मतलब दोनों कंपनी हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट भी। ऐसा मत बोलो कि सर वहाँ तो कंपनी लिखा है तो कंपनी में से प्राइवेट आएगी पब्लिक नहीं आएगी, या फिर सिर्फ लिस्टेड आएगी अनलिस्टेड नहीं आएगी। ऐसी कुछ बातें मत करो। क्या यहाँ पे सिर्फ कंपनी बोला है? अगर एक टर्म कंपनी लिखा है तो कंपनी में क्यों बोलोगे आप? कंपनी में प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड सब आती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो, मतलब लिटरल मीनिंग क्या हुआ कंपनी का कि सारी कंपनीज आएगी। ठीक है, तो उसको वैसे ही ट्रीट करो। गोल्डन रूल क्या है? ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। जो लिटरल मीनिंग आ रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स में जो मीनिंग आ रहा है वही लो। सेकंड बोलता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ये क्या बोलता है? टर्म्स ऑफ अ ट्रीटी आर टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एट द टाइम ऑफ ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड। द इंटेंशन मस्ट बी असर्टेन्ड फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड इन ट्रीटी एंड कॉन्टेक्स्ट देयर ऑफ। अब देखो ये जो अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं ना, ये सब एक साथ यूज़ नहीं करना है। ये प्रिंसिपल एक साथ यूज़ नहीं करना है, जैसी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से वो प्रिंसिपल अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल पूरे एक साथ यूज़ नहीं करना है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन ट्रीटी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है अपने पास कि ऐसा ऐसा मानना है अपने को। तो ये चीज़ एक साथ यूज़ नहीं करनी सारी, ये इसमें जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन वैसा यूज़ करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि जो टर्म्स दिए हैं ट्रीटी में, आपको उसको वैसे ही समझना है, वैसे इंटरप्रेट करना है जैसा जब वो बना था ना उस टाइम पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको बनाया गया था। अब ट्रीटी में जिस कॉन्टेक्स्ट में बातें बोली गई है उस कॉन्टेक्स्ट में ही आपको इंटरप्रेट करना है, आपको आलतू फालतू इंटरप्रेट नहीं करना है।
ठीक है, जिस टाइम पे उसको बनाया गया था उस टाइम पे वैसे ही इंटरप्रेट करना है, ये बात बोली गई है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब। ठीक है। थर्ड, टेलियोलॉजिकल और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। ये क्या बोलता है, ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रिटेटेड, मैं इंटरप्रिटेड को इंटरप्रिटेटेड बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों, ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रिटेड सो एज टू फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस मेथड। देखो पर्पसिव और टेलियोलॉजिकल, ट्रीटी क्या बोलता है मतलब इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, टेलियोलॉजिकल और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन मतलब जो ट्रीटी का पर्पस और एम था ना वो वैसे ही इंटरप्रेट करो उसको। मतलब जो जैसे ट्रीटी बनाई गई तो ट्रीटी का पर्पस क्या था, ट्रीटी का पर्पस ये था कि टैक्सेशन ना हो, ट्रीटी का पर्पस क्या था, डबल टैक्सेशन ना हो, तो उसको वैसे ही ट्रीट करो। उसका जो पर्पस था ट्रीटी का वो पर्पस मीट होना चाहिए, आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो उससे वो पर्पस मीट होना चाहिए उसका, जिस पर्पस से वो ट्रीटी बनाई गई थी। ये बोलता है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है। फोर्थ, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। अ ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर टू हैव इफेक्ट रादर देन मेक इट वॉइड। मतलब ट्रीटी को ऐसा इंटरप्रेट करो ताकि उसका इफेक्ट आए, ना कि उसको वॉइड हो जाए, मतलब इफेक्टिव हो। मतलब ट्रीटी को ऐसे इंटरप्रेट करो ताकि वो इफेक्टिव हो, ना कि वो वॉइड हो जाए। ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले मेरे को बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाई जा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा नया नया आप लोग के लिए, तो हो सकता है समझ में ना आए। तो नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, बट मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो। पक्का झूठ मत बोलना, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं बन रहा तो नहीं बोल दो। ठीक है। और ये टॉपिक डिमांड तो बहुत लोगों ने किए थे, मुझे लगता है सब स्पीड में बाद में रिकॉर्डेड में देखेंगे, क्योंकि लाइव बहुत कम लोग हैं आज, या फिर बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते। एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, पूजा को समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट रिपीट बोल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल क्लियर। एक बार मैं फट से बोल देता हूँ क्या हो रहा है ये। अपन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटीज। मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा इसको, मैं सिर्फ एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ फिर से। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपन टेक्स्ट ट्रीटीज को कैसे अपने को इंटरप्रेट करना चाहिए अपन वो पढ़ रहे हैं। तो अपन ने क्या पढ़े, एक विनय जगह है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, वहाँ मीटिंग में कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी। ठीक है, वो अपन ने ऊपर पढ़ लिया अभी, विनय कन्वेंशन में बहुत सारे आर्टिकल डिसाइड हुए थे कि ये चीज़ को ऐसे लेना चाहिए। ठीक है। सेकंड अपन पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं कि ऐसे आप ट्रीटी इंटरप्रेट कर सकते हो। बेसिक प्रिंसिपल मतलब एकदम जनरल प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है। उसमें क्या बोलता है कि गोल्डन रूल ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, मतलब जैसा ट्रीटी में जो टर्म मतलब यूज़ किया है, जो वर्ड यूज़ किया है उसका लिटरल मीनिंग लो, फालतू मीनिंग मत लो, जो लिटरली बोलना चाहता है वो वही मीनिंग लो। मतलब कैसा कि अगर कंपनी बोला है तो प्राइवेट पब्लिक ऐसा मत बोलो कि जब कंपनी में से प्राइवेट आएगी पब्लिक आएगी। कंपनी बोला है मतलब कंपनी में कुछ भी आ सकता है, तो लिटरली लिटरल मीनिंग लो उसका। सेकंड बोल रहा है जिस टाइम पे जो आपने ट्रीटी एंटर की गई थी, तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन्वॉल्व हुई थी, तो उनका जो इंटेंशन था ना उस टाइम पे बनाने का, उसके हिसाब से ट्रीटी को समझना चाहिए। जिस कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रीटी बनाई गई है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करो, ज़बरदस्ती इंटरप्रेट मत करो। मतलब जो वो लोग जो सिचुएशन में थे एंड जिस सिचुएशन में उनने वो जिस इंटेंशन से ट्रीटी बनाई है वैसे ही उसको आप इंटरप्रेट करो। थर्ड बोलता है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन या फिर टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये बोलता है कि जो ट्रीटी का पर्पस था, जो ट्रीटी का पर्पस था वो आपको समझना है एंड उसके हिसाब से ट्रीटी को आपको इंटरप्रेट करना है। जो ट्रीटी ने मतलब जो ट्रीटी बनाई गई किस चीज़ की बनाई गई, ये बनाई गई है डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, तो वो उसका पर्पस फैसिलिटेट होना चाहिए, वो पर्पस अचीव होना चाहिए। ऐसे इंटरप्रेट करो कि वो पर्पस अचीव हो। ठीक है। और ये सब जितने प्रिंसिपल दिए हैं ये एक साथ अप्लाई नहीं करने, जो सिचुएशन है वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस ये बोलता है कि ट्रीटी को ऐसे इंटरप्रेट करो कि ट्रीटी इफेक्टिव हो रादर देन बीइंग वॉइड। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरनिया एक्सपोजिटो क्या बोलता है, अ ट्रीटीज टर्म्स आर नॉर्मली टू बी इंटरप्रेटेड on the basis of their meaning at the time the treaty was concluded, however this is not a universal principle। मतलब ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जैसा ही है, ये भी नाम बस बदल दिया है। ये एग्जाम में नाम ऐसा करके पूछता है, मैंने अपने टेस्ट सीरीज में भी ये पूछा था कि
ट्रीटी टर्म क्या होता है, उसको ऐसे अपने को ट्रीट करना है, ऐसे इंटरप्रेट करना है। ये तो कोई आंसर पेपर में आ सकता है ये, ठीक है। ये पढ़ लो एक बार, क्या बोल रहा है, अ ट्रीटीज टर्म्स आर टू बी नॉर्मली टू बी इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग एट द टाइम ऑफ ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड। मतलब जिस टाइम पे ट्रीटी कंक्लूड हुई थी उस टाइम पे जो मीनिंग उनने सोची होगी उस हिसाब से अपने को इंटरप्रेट करना है, नॉर्मली इंटरप्रेट करना है। हाउएवर दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, बस ध्यान रख लो, ठीक है। लिबरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि इट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीटीज दैट दे शैल बी लिबरली कंस्ट्रूड सो एज टू कैरी आउट द अपेरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। मतलब अपने को जो ट्रीटी का जो इंटेंशन था अपने को लिबरली देखना है, उसको लिबरली एक्सेप्ट करना है, उसको उसमें अपने को कुछ बाधाएं नहीं डालनी है, उसको अपने को लिबरली कंस्ट्रू करना है सो एज टू कैरी आउट द अपेरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। जो इंटेंशन था पार्टीज का बनाते टाइम वो अपने को अचीव होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच, एनी प्रोविजन शुड नॉट बी इंटीग्रेटेड इन आइसोलेशन, रादर द एंटायर ट्रीटी शुड बी रीड एज अ होल टू अराइव एट इट्स ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। मतलब आपको सिर्फ एक कोई ऑब्जेक्ट, मतलब एक कोई क्लॉज पढ़ के डिसाइड नहीं करना है, एक क्लॉज आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, अपने को पूरी ट्रीटी पढ़ना है इंटीग्रेटेड अप्रोच में। पूरी ट्रीटी पढ़ के अपने को डिसाइड करना है क्या होगा। आपने सिर्फ एक क्लॉज को पढ़ के उसको आइसोलेशन में आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लास्ट बोल रहा है रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी। Treaty should be given an interpretation in which the reasonable meaning of words and phrases is preferred and in which a consistent meaning is given to different portions of the instrument. मतलब कुछ जो वर्ड्स होते हैं और कुछ मीनिंग्स जो होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, उसका रीजनेबल मीनिंग ट्रीटी में दिया होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटी में दिया रहता है एंड उसको वैसे ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? रिजोल्यूशन के लिए ना कोर्ट में नहीं होता, रिजोल्यूशन खुद ही हो जाता है ना, उन लोग खुद ही रिजोल्यूशन कर लेते हैं। कुछ भी उनको डिस्प्यूट होता है तो टीटी खुद ही रिजोल्यूशन कर लेते हैं, उसमें टीटीज में अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें पढ़ ली अपन ने टेक्स्ट ट्रीटीज में, क्या, एक तो वीनिया में कुछ बातें लिखी कि ऐसे मान लो, दूसरा अपन ने पढ़े बेसिक प्रिंसिपल कुछ है ट्रीटी इंटरप्रेट करने के, थर्ड अपन पढ़ रहे हैं एक्सटेंसिंग एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी। मतलब कुछ बाहर की चीज़ें अपन यूज़ करेंगे फॉर इंटरप्रिटेशन, बाहर की चीज़ें अपन यूज़ करेंगे फॉर इंटरप्रिटेशन, एक्सटेंसिंग एड्स, ठीक है। ठीक है, नाउ गॉट इट, नाइस। चलो अब कुछ बाहर की चीज़ें अपन यूज़ करेंगे, क्या क्या है वो, ये अपन पढ़ते हैं। प्रोविजन इन पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटीज, इंटरनेशनल आर्टिकल्स, प्रोटोकॉल, प्रियम्बल और म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, ठीक है। देखो ये समझाता हूँ मैं, बहुत ईजी और एग्जाम में भी आता है, ये पूछता है कई बार। अब प्रोविजन इन पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटीज, अब अगर आपको कुछ ट्रीटी समझ में नहीं आ रही, अगर आपके कुछ पॉइंट, आपके ट्रीटी में कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, कोई पैरेलल ट्रीटी पकड़ो, कोई पैरेलल ट्रीटी पकड़ो, दूसरी टेक्स्ट ट्रीटी जो अपने से सेम है, और उसके प्रोविजन देखो कि उसके प्रोविजन में वो समझ में आ रहा है अपने को, उसके प्रोविजन यूज़ करके अपने को वो चीज़ समझ में आ रही है क्या, वो देखो, ठीक है। फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप इंटरनेशनल आर्टिकल और ऐसे और रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हो। आप जो इंटरनेशनल आर्टिकल्स है वो यूज़ कर सकते हो, उससे अपने को हेल्प ले सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपको अगर इंटरप्रिटेशन में दिक्कत जा रही है, आप क्या करो, इंटरनेशनल आर्टिकल्स लेके आओ, इंटरनेशनल एसेस लेके आओ, इंटरनेशनल रिपोर्ट लेके आओ और उससे ट्रीटी को समझ लो, ठीक है। थर्ड होता है प्रोटोकॉल। अगर ट्रीटी में कोई वर्ड की मीनिंग या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सप्लीमेंट टू ट्रीटी होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको ट्रीटी में कुछ डाउट है तो आखिरी में प्रोटोकॉल ऐड कर दिया जाता है, जिसमें कुछ मैटर्स में जिसको आप डाउट होता है उसको डाउट क्लियर करने के लिए एक आखिरी में प्रोटोकॉल सप्लीमेंट ऐड किया जाता है, साथ बाजू में सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना अपन, जो आंसर शीट ऐड करते हैं पीछे, तो वैसे सप्लीमेंट होता है। इट इज सप्लीमेंट टू द ट्रीटी इन मैनी ट्रीटीज इन ऑर्डर टू पुट सर्टेन मैटर्स बियॉन्ड डाउट देयर इज अ प्रोटोकॉल अनेक्स्ड एट द एंड ऑफ द ट्रीटी विच क्लैरिफाइज बॉर्डर लाइन इशूज। मतलब वो एंड ऑफ द ट्रीटी में अपन इस प्रोटोकॉल को अपन ऐड कर देते हैं टू क्लियर बॉर्डर लाइन इशूज, कुछ इशूज को क्लियर करने के लिए प्रोटोकॉल ट्रीटी के आखिरी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या बोलता है, preamble to text treaty could give guide in interpretation of text treaty as mentioned above.
देखो प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल ट्रीटी में गाइड बन सकता है। मतलब क्या, एक अपन प्रियम्बल ट्रीटी में हो सकता है। प्रियम्बल क्या पार्ट ऑफ ट्रीटी होता है, यस। प्रियम्बल क्या हो सकता है कि ट्रीटी के पहले लिखा हो सकता है और उसमें गाइड लिखा हो सकती है ट्रीटी की। कुछ पार्ट ट्रीटी का जो है आगे, वो प्रियम्बल पहले समझा सकता है कि ऐसे समझना है आपको, चीज़ें ऐसे समझना है, ठीक है। ये प्रियम्बल होता है। एंड लास्ट होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। मैप हेल्प्स टू इंटरप्रेट एनी एम्बिगुअस टर्म प्रोविजन थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशन। मैप इज मोर ऑथेंटिक अदर देन इट्स एज ऑफिशियल ऑफ बोथ कंट्रीज एंड पोजीशन ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज टाइम ऑफ, ठीक है। मैप क्या होता है, मैप में क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। मतलब अगर अपने को कोई टर्म्स है जो एम्बिगुअस लग रही है, कोई टर्म्स अपने को डाउट है, तो अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन दूसरी कंट्री के साथ बैठ रहे हैं, ठीक है, और उनसे बायलैटरल नेगोशिएशन कर ले रहे हैं, उनके साथ नेगोशिएट करके कुछ ट्रीटी के कुछ मतलब निकाल ले रहे हैं। जो अपने को डाउट्स है वो डाउट्स को अपन क्लियर कर रहे हैं साथ में बैठ के। इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो ये बहुत ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि अब दोनों कंट्री के पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी चीज़ें हैं, और अपन दोनों समझ सकते हैं कि अपने को कहाँ दिक्कत जा रही है और उस अपने म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अभी मुझे बताओ, ये समझा कि नहीं भाई, बहुत मतलब एकदम मेहनत कर लिया। अब देखो फिर से बताता हूँ मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटीज में क्या क्या है। देखो क्या क्या टेक्स्ट ट्रीटीज में, तीन चीज़ें, ये चैप्टर में तीन चीज़ें बताऊँ। एक तो वीनिया वाला, वीनिया कन्वेंशन। वीनिया कन्वेंशन कुछ बातें बोली हुई है कि आपको ये बातें माननी है। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात, एक मिनट रुको, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है ये। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है वीनिया कन्वेंशन। सेकंड है अपना ये क्या, बेसिक प्रिंसिपल्स। और थर्ड है एक्सटेंसिंग एड्स। वीनिया कन्वेंशन में कुछ बातें बोली गई थी कि आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है ट्रीटीज। बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि भैया कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो ट्रीटी, ठीक है। एंड एक्सटेंसिंग एड क्या बोलते हैं, ये कुछ बाहर की चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, जैसे बाहर का कोई दूसरे टेक्स्ट ट्रीटी का प्रोविजन, या फिर इंटरनेशनल ऐसे रिपोर्ट्स, या फिर प्रोटोकॉल प्रियम्बल, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, ठीक है। खत्म चैप्टर, कुछ भी नहीं है। अगर अब कोई मीनिंग, अब देखो इंटरप्रेट करने के दो अप्रोच होते हैं, एक एम्बुलेटरी अप्रोच होता है, एक स्टैटिक अप्रोच होता है। एम्बुलेटरी अप्रोच और स्टैटिक अप्रोच एक पेपर में पूछ सकता है। ये क्या होता है कि अगर आपको कोई टर्म, मीनिंग ऑफ टर्म नॉट डिफाइंड इन ट्रीटी एज पर डोमेस्टिक लॉ, कोई टर्म डिफाइंड नहीं है ट्रीटी में, तो अपन क्या देखते हैं, स्टैटिक अप्रोच क्या बोलता है कि मीनिंग एट द टाइम ऑफ ट्रीटी वॉज साइन। आप मीनिंग तब का लो जब ट्रीटी साइन हुई थी, ये स्टैटिक अप्रोच बोलता है। स्टैटिक अप्रोच क्या बोलता है, जब ट्रीटी साइन हुई तब का मीनिंग लो कोई वर्ड का। एम्बुलेटरी अप्रोच क्या बोलता है कि मीनिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी प्रोविजन, जिस टाइम आप ट्रीटी प्रोविजन अप्लाई कर रहे हो उस टाइम जो मीनिंग आ रहा है वो लो। स्टैटिक अप्रोच क्या बोलता है, स्टैटिक अप्रोच क्या बोलता है कि जिस टाइम ट्रीटी साइन होती है उस टाइम का अप्रोच लो। एम्बुलेटरी अप्रोच क्या बोलता है, जिस टाइम ट्रीटी प्रोविजन अप्लाई करे उस टाइम का अप्रोच लो, ठीक है। देवेंद्र आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये सब क्या क्या पूछ रहे हो आप, ये कुछ काम का नहीं है इतना, वो तो कुछ भी पूछ रहे हो आप लोग। देवेंद्र मतलब स्पेशली क्या पूछ रहे हो, इतना मत सोचो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुन लो बस। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ यार, आप लोग मतलब इतना डाइवर्ट मत हो। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, जितना पढ़ाते लोग उसके हिसाब से, और जितना आप पढ़ने वाले थे उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो डाइवर्ट मत हो प्लीज़, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं ये। क्योंकि इट्स नॉट ईजी, मतलब ईजी है बट पढ़ाना ईजी नहीं है इसको। चैप्टर तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय डबल टैक्सेशन, डिस्कस द कनेक्टिव फैक्टर्स विच लीड टू डबल टैक्सेशन। तो क्या क्या डबल टैक्सेशन होते हैं सर, दो बताए थे मैंने। जुरिडिकल होता है एक इकोनॉमिक होता है। जुरिडिकल होता है जिसमें मैंने बताया था आपको ऊपर कि एक इनकम दो कंट्री में टैक्स होती है एक ही पर्सन के हाथ में, ठीक है। नेपाल वाला बताया था एग्जाम्पल, नेपाल में मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो मेरी इनकम नेपाल में भी हो रही है यहाँ पे भी हो रही है, इसको बोलते हैं जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक क्या होता है कि
एक ही इनकम दो पर्सन के हाथ में अलग अलग कंट्री में टैक्स हो रही है। नेपाल में एक हाथ में हो रही है, इंडिया में बी के हाथ में हो रही है, मेरे हाथ में हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू एलोकेटिंग द टैक्सिंग राइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन देर आर वेरियस अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल एंटरिंग टैक्स ट्रीटीज। क्या है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन? एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए और असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए इन कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट अपने पढ़े थे ऊपर, आपको याद नहीं होंगे, पर बाकी ये 3 पॉइंट याद होंगे आपको। क्या क्या? इक्विटी एंड फेयरनेस, न्यूट्रलिटी एंड इफिशिएंसी एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो अपने ऊपर पढ़े वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज। अब ये 31 है, आर्टिकल 31, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर विनिया कन्वेंशन। तो विनिया कन्वेंशन का अपन ने आर्टिकल 31 नहीं पढ़े ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जितना बताया उतना पढ़ ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन। विनिया को भी बहुत बड़ा है, विनिया में हर आर्टिकल आप पढ़ के नहीं जा सकते। आर्टिकल 31 क्या बोलता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 31 ऑफ विनिया कन्वेंशन, इट लेज डाउन फॉलोइंग जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। A treaty shall be interpreted in good faith in an ordinary meaning to be given to the terms thereof in the context and the lights of its object। ठीक है, 31 पढ़े हैं क्या अपन ने? 31 वो वाला है क्या, फेयर वाला? एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा नहीं, 31 जनरल रूल है, जनरल रूल में भी फेयर वाला ही बोल रहा है वो। देखो क्या बोल रहा है, देखते हैं। जनरल रूल में क्या बोल रहा है वो, कि गुड फेथ में होना चाहिए, पहली बात ये बोल रहा है। दूसरी बात बोल रहा है द कॉन्टेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी शैल कंप्राइज इन एडिशन टू द टेक्स्ट इंक्लूडिंग इट्स प्रेम्बल एंड एनेक्सचर। मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए जो ट्रीटी के बनाते टाइम हुआ था, एंड एनी इंस्ट्रूमेंट विच वॉज मेड बाय वन और मोर पार्टीज इन कनेक्शन विद द कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी एंड एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टीज एज एन इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड देयरटू। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर उन्होंने कोई साइन किया था उस टाइम पे, कुछ चीज़ साइन की थी, तो वो दोनों भी होना चाहिए उनके पास। ठीक है, और अगर उनके कोई सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुआ या फिर कोई सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस हुई तो वो सब उनके पास होना चाहिए। तो ये आप आंसर खुद ही पढ़ लेना, इसमें कुछ भी ज़्यादा पढ़ाने लायक नहीं है और समझाने लायक भी नहीं है। और नहीं भी बना, नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, एग्जाम के एक दिन पहले मार्क कर लेना इसको। मार्क इज इट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेना आर्टिकल 31 में क्या बोलता है, और एग्जाम में जितना याद है उतना लिख के देना। 4 में से 2 मार्क भी आ गए तो बहुत है, इतने बोलूँगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को इस पर। ठीक है, लास्ट पूछ रहा है व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। अब एक्सट्रिंसिक एड क्या है अपन ने अभी पढ़े थे, प्रोविजन इन पैरेलल टैक्स ट्रीटीज, इंटरनेशनल आर्टिकल एसेस, ठीक है, प्रोटोकॉल, प्रीएम्बल और म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, जो बाहर की चीज़ें जो अपन हेल्प ले सकते हैं जिसको अपन ट्रीटी इंटरप्रेट करने में। ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया आपका, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी खत्म हो गया। अब आखिरी चैप्टर है, उसको अपन को थोड़ा सा ही पढ़ना हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं बताओ यार, थोड़ा सा तो बता दो यार प्लीज़, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, अब अपन मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ेंगे, तो समझ में आया कि नहीं प्लीज़ एक बार बता दो यार। यस क्लियर सर। मेरे अब कौन सा क्वेश्चन का मतलब क्या पूछ रहे हो, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये क्या क्वेश्चन है मतलब, और क्या कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड किस कॉन्टेक्स्ट में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, समझा। तो नेक्स्ट पढ़े अपन मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो पार्थ शाह बोल रहे थोड़ा थोड़ा आया, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट लगा आपको? इंटरप्रिटेशन, ये ऊपर वाला चैप्टर डिफिकल्ट लगा होगा ना। एक बार आप
मतलब वो देख लेना, क्या बोलते हैं, वीडियो फिर से देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या होते हैं। मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या होते हैं कि ना OECD ने ना, सर OECD क्या है, सर बार बार बोल रहा हूँ, ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये OECD है। एंड UN क्या है, यूनाइटेड नेशन। इन दोनों लोग ने क्या किया ना, दो मॉडल टैक्स ट्रीटीज बना दिए। इनने क्या किए, दो मॉडल टैक्स ट्रीटीज बना दिए। इनके कुछ दोनों मॉडल टैक्स ट्रीटीज है कि इसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आप दो कंट्रीज टैक्स ट्रीटी अगर एंटर करना चाहती है तो वो OECD वाला मॉडल भी ले सकती है और UN मॉडल भी ले सकती है। ये दोनों मॉडल टैक्स ट्रीटीज है, मतलब बेसिक बना के रख दिया इन्होंने कि ये देख लो, ये बेसिक ट्रीटीज है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बीच में थोड़े रेफरेंसेस है, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो OECD मॉडल क्या है। OECD मॉडल कन्वेंशन बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब OECD मॉडल किसके लिए बना है, बेसिकली ये दो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है। जितना काम को उतना ही बताऊंगा मैं चैप्टर में, ठीक है। और UN मॉडल किसके बीच में, UN मॉडल है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। अगर जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर इंडिया अगर किसी के साथ एंटर कर रही है TT में और उसको मॉडल देखना है दूसरा, तो इंडिया कौन सा लेगी, UN मॉडल लेगी। बट अगर US और UK है, मान लो US और UK एंटर कर, US मत बोलो, ठीक है, दूसरी कोई भी डेवलप करने, जापान और UK अगर एंटर कर रही है कोई TT में, तो मॉडल किसको लेगी, वो लेगी OECD मॉडल, क्योंकि ये दो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है। ठीक है, इसको लेगी। सर US मॉडल क्या होता है, US अपनी अलग चलती है, उन्होंने अपना अलग मॉडल बना के रखा है। ठीक है, इतना। अब सर OECD मॉडल में क्या होता है, ये रेसिडेंस रूल के हिसाब से करता है, ये रेसिडेंस रूल को मानता है और ज़्यादा एम्फोसाइज करता है उसको। ठीक है, UN मॉडल ज़्यादा एम्फोसिस करता है सोर्स रूल पे। OECD मॉडल क्या में करता है, रेसिडेंस रूल में एम्फोसिस करता है, एंड UN मॉडल सोर्स रूल पे एम्फोसिस करता है। ठीक है, ये बातें समझ गई। इतना समझने के बाद आपको क्या समझना जरूरी है, और अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल दिए हैं। आर्टिकल 1 पर्सन कौन से कवर होंगे, ठीक है, किस में टैक्स कौन से कवर होंगे, फिर रेसिडेंस क्या होगा, पी किसको बोलेंगे, बिजनेस प्रॉफिट क्या करेंगे, इंटरेस्ट से क्या करेंगे, FTS से क्या करेंगे, रॉयल्टी से क्या करेंगे, ये सब अलग अलग दिया है OECD मॉडल में भी और UN मॉडल में भी। इसको आपको पढ़ने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर में आया तो छोड़ देना, साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ आएगा भी नहीं इसमें से, पेपर मुझे आता भी नहीं है इस चैप्टर में से। इसके अपन सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन UN एंड OECD मॉडल क्या है। देखो, OECD मॉडल इसेंशियली अ मॉडल ट्रीटी बिटवीन टू डेवलप्ड नेशन, वेयर UN मॉडल इज अ मॉडल कन्वेंशन बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, ये बात समझो। फर्दर, OECD मॉडल एडवोकेट द रेसिडेंस प्रिंसिपल, दैट इज इट लेस एम्फेसिस ऑन द राइट स्टेट ऑफ रेसिडेंस टू टैक्स द इनकम। मतलब राइट ऑफ स्टेट ऑफ रेसिडेंस, जो रेसिडेंस वाला स्टेट है वो टैक्स कर सकता है इनकम पे। वेयर UN मॉडल क्या कर सकता है, ये कॉम्प्रोमाइज करता है बिटवीन द सोर्स प्रिंसिपल एंड रेसिडेंस प्रिंसिपल, गिविंग मोर वेट टू द सोर्स प्रिंसिपल एज अगेंस्ट द रेसिडेंस प्रिंसिपल। मतलब ये मोर एम्फेसिस करता है किस पे, सोर्स प्रिंसिपल पे। कौन सा, UN मॉडल। ठीक है, OECD डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है, UN मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है। ठीक है, एंड OECD मॉडल रेसिडेंस रूल पे ज़्यादा फोकस करता है, उसी को मानता है। UN मॉडल सोर्स रूल को ज़्यादा मानता है। ठीक है, इसको ये इतना ही बोला है इसमें, और कुछ भी नहीं। आपको आंसर आया एग्जाम, क्वेश्चन में आया एग्जाम में, इतना लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज इट बिकम नेसेसरी टू अप्लाई द टाई ब्रेकर रूल, डिस्कस द मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टाई ब्रेकर रूल। तो अपन ने P वाला पढ़े हैं, किसमें, DTMM पढ़े हैं, कि अगर एक बंदे का दो कंट्री में PE हो, दो कंट्री में PE है उसका, तो P किसको मानेंगे,
ठीक है, 2 कंट्री में उसका होम वगैरह दोनों कंट्री में, तो कैसे पी मानेंगे? तो अपन देखेंगे पहले उसका परमानेंट होम कहाँ पे है। ठीक है, जिस कंट्री में उसका परमानेंट होम है उसको मान लेंगे। अगर दोनों कंट्री में परमानेंट होम है, फिर देखेंगे उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन क्लोजर कहाँ पे है। फैमिली, पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन क्लोजर कहाँ पे है। ठीक है, और अगर दोनों कंट्री में है तो फिर देखेंगे कि वो हैबिचुअली कहाँ अबोर्ड करता है। वो हैबिचुअली कहाँ अबोर्ड करता है, जहाँ ज़्यादा कहाँ रहता है, वो ज़्यादा इंडिया में रहता है, ज़्यादा बाहर रहता है। अगर दोनों जगह में हैबिचुअल अबोर्ड करता है, दोनों जगह में हैबिचुअली अबोर्ड करता है, फिर देखेंगे किस स्टेट का, किस कंट्री का नेशनल है वो। नेशनल कहाँ का है, इंडियन नेशनल है कि फॉरेन नेशनल है, तो यूएस नेशनल है कि इंडियन नेशनल है, ऐसा देखेंगे। अगर दोनों कंट्री का नेशनल है तो फिर कंपिटेंट अथॉरिटी चेक करती है मतलब बहुत ही फालतू है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही फालतू है। मतलब क्या बोलता है कि पहले देखो कि परमानेंट होम कहाँ पे है। अगर दोनों कंट्री में परमानेंट होम है तो फिर क्या देखेंगे कि उसका पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन क्लोजर कहाँ पे है। अगर दोनों कंट्री में है तो फिर देखो हैबिचुअली कहाँ अबोर्ड करता है, हैबिचुअली कहाँ पे रहता है। अगर दोनों कंट्री में हैबिचुअली रहता है तो फिर देखो नेशनल कहाँ का है, इंडियन नेशनल है, फॉरेन नेशनल है। अगर दोनों कंट्री में नेशनल है तो आप कंपिटेंट अथॉरिटी पे छोड़ दो, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और कोई यूएस की टैक्स अथॉरिटीज़, उनको छोड़ दो उनके ऊपर, अब वो देखेगी क्या करना है उसका। ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेन द इंटरेस्ट एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अंडर यूएन मॉडल कन्वेंशन। As per Article 11 of UN Model Convention, interest essentially means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular income from government securities and income from bonds or debentures, including premium and prices attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment are not regarded as interest for the purpose of this article. मतलब बेसिकली इंटरेस्ट की डेफिनेशन दी है इसमें, और इसमें फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन दी है, इज डिफाइंड एज पेमेंट्स फॉर मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, बट एक्सक्लूड्स पेमेंट टू एन एम्प्लॉय, पेमेंट फॉर टीचिंग इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और फॉर टीचिंग बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड पेमेंट्स बाय एन इंडिविजुअल फॉर सर्विस फॉर पर्सनल यूज। तो इस आखिर में क्या दिया, सिर्फ इंटरेस्ट और एफटीएस की डेफिनेशन दी है। बस ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना है बेटा। देखो एमसीक्यू में एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है इसका, और तीनों चैप्टर मिला के 5 से 7 मार्क कवर हो सकता है, ये बात बोल रहा हूँ मैं। सेकंड, आप देवेंद्र पूछ रहे हो कि डज द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटीज ओवरराइड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9। देखो बेटा, जो भी डीडब्ल्यूए होता है ना, डीडब्ल्यूए जो होता है, अपने डीडब्ल्यूए चैप्टर में पढ़े हैं कि वो ओवरराइड करता है इनकम टैक्स लॉ एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ गार। ठीक है, और अपन कैसे अप्लाई करते हैं उसको, डीडब्ल्यूए इज अप्लाइड, डीडब्ल्यूए और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी विल अप्लाई। ठीक है, तो ऐसा करते हैं अपन। ठीक है, जुलाई में 4 मार्क क्वेश्चन वेब से आया था, 6 मार्क क्वेश्चन टेक्स्टिटी में से आया था। अब देखो, अब मैंने जितना पढ़ाया हूँ ना आज, उतना आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से आपको सब कुछ समझा दिया ऑलमोस्ट, जितना काम का समझने का है। अगर आपको समझ में नहीं आया किसी को कोई पार्ट, तो आप जाकर फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, और मैंने बहुत मेहनत किया, तो जो भी बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत इतना लॉजिक में कोई पढ़ाएगा भी नहीं, इसको छोड़ देगा चैप्टर, छोड़ देते सब लोग छोड़ देते हैं। मैं भी कुछ छोड़ने वाला था, पर बच्चों ने बहुत कमेंट किए, मैसेज किए, इसलिए मैं ये पढ़ाया हूँ। ठीक है, दूसरी बात, आपको अगर मेरी बैच स्टार्ट हो गई है नवंबर 25 से, तो आपका कोई दोस्त है जो बैच लेना चाहता है, तो यू कैन टेक माई बैच फॉर मे एंड नवंबर अटेम्प्ट 22 के लिए, एंड उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है सी यश। ठीक है, कौन सा कोड यूज़ करना है, सी यश कोड यूज़ करना है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा पसंद आया हो तो लाइक कर देना, जितने लोग बैठे हो आप अभी लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, रिकॉर्ड मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं 2 मिनट और रुकूंगा आपसे पूछने में कैसा लगा। नित्या रिसेंटली स्टार्टेड वॉचिंग योर मैराथन लेक्चर सर, वेरी वेरी यूजफुल सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर थैंक्स अ लॉट। श्रेयाना बोल रहे हैं, फॉर अस दिस सेशन वॉज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मैक्सिमम रिटर्न। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। अभी आप ये मतलब ये आपके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना, क्योंकि बहुत मतलब
खुद से पढ़ने बैठोगे तो आप पक्का नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर्स। ये भी 1.5 घंटे की वीडियो में आपको पूरा समझा दिया हूँ मैंने, ठीक है। बहुत अच्छा लेक्चर, थैंक यू, ग्रेट सर, वेल डन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और टेंशन मतलब अपन सब कर लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करो, आखिरी दिन बचे हैं कुछ कुछ, बहुत अच्छे से पढ़ो उसमें। मैं और रिविजन ला रहा हूँ, 27 को मैं एनाटैक्स टेक्निकल ला रहा हूँ, कल मैं कैपिटल गेन क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आपको जहाँ दिक्कत है मैं सब करवा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पास होना, अपने घर वालों के लिए, मेरे लिए, अपने खुद के लिए। पहले अपने घर वालों के लिए, फिर खुद के लिए, फिर मेरे लिए। और पास होके मुझे पार्टी चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल रूल है अपना, ठीक है। और बस इतना ही बात करना था मुझे आज। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोग पढ़ने आए तो, और इतनी देर बैठे उसके लिए भी थैंक यू सो मच। क्योंकि ये चैप्टर मुझे पता है कितना बोरिंग है, तो मैं खुद छोड़ गया था अपने पढ़ाई अपने टाइम पे मैं खुद छोड़ के गया था, सही बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिए थे, बाकी छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत बोरिंग है, मुझे पता है कितना बोरिंग है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो थैंक यू फॉर सिटिंग एंड थैंक यू सो मच। अब मैं निकल रहा हूँ, बाय बाय।